नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, ऐसा क्या है जो नेपाल के पास है? जैसे अमेरिका भी चाहता है, चीन भी चाहता है, यूरोप भी चाहता है और आने वाले समय में शायद भारत भी बड़ी मात्रा में उससे वो चाहता होगा। यह ना सोना है, ना तेल है, ना गैस है, ना रेयर अर्थ मेटल्स है। फिर आखिर ऐसा क्या है जिसकी कीमत आने वाले वर्षों में अरबों डॉलर हो सकती है? और इसका जवाब है कार्बन क्रेडिट्स। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, अमेजन हो, एप्पल हो, कार्बन क्रेडिट्स खरीद रही। लेकिन सवाल है कि वे आखिर खरीद क्या रही हैं? क्या सचमुच हवा बिक रहा है? क्या जंगलों की कीमत लग रही है? और नेपाल अचानक पूरी दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों बनता जा रहा है? क्या नेपाल के जंगल, उसकी नदियां और उसके लो कार्बन इकोनॉमी उसे साउथ एशिया का नया ग्रीन पावर बना सकती है? और क्या कार्बन क्रेडिट आने वाले समय में एक नया ऑयल बनने वाला है? आज इस वीडियो में हम कार्बन क्रेडिट्स की पूरी कहानी समझेंगे, क्लाइमेट चेंज से लेकर पेरिस एग्रीमेंट तक, नेपाल की इकोनॉमी से लेकर इंडिया, चाइना और ग्लोबल पॉलिटिक्स तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। साथियों, आज का टॉपिक है नेपाल के पास क्या है जो दुनिया चाहती है। काठमांडू पोस्ट ने अपने कॉलम में एक लेख लिखा है और उस लेख का टाइटल है द वर्ल्ड वांट्स कार्बन क्रेडिट्स, नेपाल हैज देम। इन द न्यू कार्बन इकोनॉमी द वेल्थ इज नॉट ओनली इन व्हाट कंट्रीज प्रोड्यूस बट इन व्हाट दे प्रोटेक्ट, रिड्यूस एंड नेवर एमिट। यही लेख है जिस लेख का पूरा विश्लेषण मैं आज आपके साथ करने वाला हूं। ये टॉपिक एनवायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, साथ में जियो पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ ये टॉपिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और कार्बन क्रेडिट की कहानी से शुरुआत करते हैं। दुनिया नेपाल के कार्बन क्रेडिट्स को क्यों खरीदना चाहती है, यहीं से आज शुरुआत करते हैं। साथियों, कार्बन क्रेडिट की कहानी असल में शुरू होती है करीब 250 साल पहले। 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत हुई। मशीनें आई, कारखाने बने, उत्पादन कई गुना ज्यादा बढ़ गया और दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए चाहिए था ईंधन। सबसे पहले कोयला का जो है वो प्रयोग किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर ऑयल का प्रयोग किया गया और उसके बाद नेचुरल गैस का। यह तीन ईंधन आधुनिक दुनिया की तरक्की की नींव बने। कारखाने, बिजली घर, रेल, जहाज, हवाई जहाज, कारें, लगभग हर चीजें फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर यानी कि जीवाश्म ईंधन के ऊपर निर्भर हो गई। लेकिन इस विकास की एक बहुत बड़ी कीमत थी, वह थी कोल, ऑयल और गैस जलने से वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 छोड़ने लगे। शुरुआत में किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती गई, वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ने लगा और इसे ही हम कहने लगे ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से रोक देती है और इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि धरती धीरे धीरे कैसे कमरे की तरह गर्म होने लगी जिसके खिड़कियां बंद हो, और आज हम इसके परिणाम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। कहीं रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव्स आ रहा है यानी कि लू चल रहा है, कहीं विनाशकारी फ्लड्स आ रहा है, कहीं सूखा है तो कहीं जंगलों में भीषण आग। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और एक्सट्रीम वेदर अब नई सामान्य स्थिति जो है वो बनती जा रही। और यहीं से पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि अगर कार्बन एमिशन यानी कि कार्बन का उत्सर्जन नहीं रोके गए तो आने वाले पीढ़ियों के लिए संकट और गहरा होगा। और इसी चिंता ने जन्म दिया एक नए विचार को जिसका नाम था कार्बन क्रेडिट्स। तो जंगल नहीं, कार्बन बिक रहा है और कार्बन क्रेडिट्स की बात हो रही है। अब कार्बन क्रेडिट्स क्या है इसे भी हम समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम क्लाइमेट पॉलिटिक्स को समझते हैं। साथियों, जब दुनिया को यह समझ में आने लगा कि क्लाइमेट चेंज अब भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान की समस्या है, तब सवाल उठा कि इसका समाधान कौन करेगा। क्या सिर्फ विकसित देश करेंगे या फिर विकासशील देश भी करेंगे? और यहीं से शुरू हुआ क्लाइमेट पॉलिटिक्स यानी कि जलवायु को लेकर राजनीति की शुरुआत होने लगी। एक तरफ थे विकसित देश जिन्होंने पिछले 200 वर्षों में कोयले का, तेल का और गैस का सबसे अधिक उपयोग किया और सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन किया। दूसरी तरफ थे विकासशील देश जो अभी भी गरीबी से लड़ रहे थे और आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा की जरूरत थी और यहीं से पैदा हुआ
विवाद, कार्बन एमिशन कम करने की जिम्मेदारी किसकी है, कार्बन उत्सर्जन कम करने की जिम्मेदारी किसकी है। और इसी बहस के बीच 1997 में एक प्रोटोकॉल आया, जिस प्रोटोकॉल को हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल से पेरिस एग्रीमेंट तक कैसे यात्रा बढ़ी, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो यह पहला बड़ा वैश्विक समझौता था जिसमें विकसित देशों से कार्बन एमिशन कम करने की अपेक्षा की गई। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि केवल विकसित देशों के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि चीन, भारत, ब्राजील और दूसरे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसलिए 2015 में पेरिस एग्रीमेंट यानी कि पेरिस समझौता हुआ और इस समझौते में लगभग सभी देशों ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने का संकल्प लिया। हर देश ने अपने अपने लक्ष्य तय किए, जिन्हें कहा गया एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसके साथ ही एक नया लक्ष्य सामने आया जिसको कि नेट जीरो कहा गया। नेट जीरो यानी कि जितना कार्बन वातावरण में छोड़ा जा रहा है उसकी बात होने लगी। यानी कि जितना कार्बन वातावरण में छोड़ा जाए उतना ही किसी न किसी तरीके से हटाया जाए, संतुलित भी किया जाए, और इस स्थिति को कार्बन न्यूट्रल भी कहा जाता है। लेकिन क्लाइमेट एक्शन के लिए सिर्फ वादे काफी नहीं थे, जरूरत थी पैसे की, नई तकनीक की और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की। और यहीं से आया क्लाइमेट फिनांस का विचार, ताकि विकसित देश विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा, हरित परियोजनाएं और क्लाइमेट एडेप्शन के लिए आर्थिक सहायता दे सके। और इसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया, वो था लॉस एंड डैमेज का। यानी कि जो देश क्लाइमेट चेंज में को सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, लेकिन उनका प्रदूषण में योगदान बहुत कम है, उन्हें नुकसान की भरपाई कैसे मिले। और इन्हीं सब सवालों के बीच दुनिया में एक नया आर्थिक मॉडल विकसित किया गया, जिसे आज हम कार्बन मार्केट के नाम से जानते हैं और कार्बन क्रेडिट के नाम से भी उनको जानते हैं। अब फिर से हम अपने प्रश्न पे आ जाते हैं कि कार्बन क्रेडिट्स किसे कहा जाता है। तो हमने कहा कार्बन क्रेडिट्स यानी कि कार्बन उत्सर्जन जो फैक्ट्री और उद्योग से छोड़ा जाता है, और कार्बन अवशोषण, कार्बन एब्जॉर्बेशन, कार्बन सिंकिंग, जो जंगल और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और वातावरण को साफ करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कार्बन क्रेडिट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वास्तव में ये काम कैसे कर रहा है। आखिर एक पेड़ या एक जंगल अरबों रुपए की आर्थिक संपत्ति कैसे बन जाता है, इसे हम समझते हैं। साथियों, कार्बन क्रेडिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके पहले हमने क्लाइमेट चेंज को देखा और दुनिया कार्बन एमिशन कम क्यों करना चाहती है, इस प्रश्न पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कार्बन क्रेडिट आखिर होता क्या है, इसके लिए एक बहुत ही आसान उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए कि आपके आसपास में एक फैक्ट्री है जो हर साल 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ रही है। अगर वह इस प्रदूषण को पूरी तरह से कम नहीं कर सकती है तो उसके पास दो विकल्प है। पहला, नई तकनीक लगाकर अपने उत्सर्जन को कम करे यानी कि एमिशन रिड्यूस करे, और किसी ऐसी परियोजना को मदद करे जो वातावरण में कार्बन को कम करने के लिए काम कर रही है। और यहीं से कार्बन क्रेडिट की शुरुआत होती है। मान लीजिए कि नेपाल के बारे में हम बात करें, अगर हम भारत को एक उदाहरण लें और नेपाल को एक उदाहरण लें, तो हम नेपाल में देखें कि नेपाल में एक बड़ा फॉरेस्ट जो है सुरक्षित रखा गया, यहाँ नई ट्री प्लांटेशन की गया है, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाया गया है जिससे कोल से बनने वाली बिजली की जरूरत कम हो गई, या फिर किसी लैंडफिल या फार्म से निकलने वाला मीथेन गैस को पकड़कर वातावरण में जाने से उसे रोक दिया गया। इन सभी परियोजनाओं से कार्बन एमिशन कम होता है या कार्बन वातावरण से हटाया जाता है। अगर वैज्ञानिक रूप से साबित हो जाए कि वास्तव में इतना कार्बन कम हुआ तो उसके बदले कार्बन क्रेडिट जो है वो जारी किया जाता है। आमतौर पर एक कार्बन क्रेडिट का मतलब यह होता है कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर ग्रीन हाउस का कम होना या वातावरण से या वायुमंडल से हटाया जाना। लेकिन कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि उसने कार्बन बचा लिया। तो इसके लिए एक स्वतंत्र वेरिफिकेशन होता है। विशेषज्ञ पूरी परियोजना की जांच करते हैं, डेटा देखते हैं, सैटेलाइट इमेज देखते हैं, ग्राउंड सर्वे करते हैं। वैज्ञानिक गणनाओं के आधार पर यह तय होता है कि वास्तव में कार्बन कितना कम हुआ, और इसके बाद इन क्रेडिट्स को एक आधिकारिक रजिस्ट्री में दर्ज कर लिया जाता है ताकि एक ही क्रेडिट 2 बार ना बेचा जा सके। अब इन्हें खरीदता कौन है? साथियों, इनको खरीदने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियां जो अपने कार्बन एमिशन की भरपाई करना चाहती हैं वो खरीदती है, और यहीं से बनता है 2 बड़े कार्बन मार्केट्स। एक है वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स, यहां कंपनियां अपनी इच्छा से कार्बन क्रेडिट खरीदती हैं ताकि अपने क्लाइमेट गोल्स को जो है वो पूरा कर सके। और दूसरा है कॉम्प्लायंस कार्बन मार्केट, यहां सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत चलता है, जहां कोई उद्योग के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदना कानूनी आवश्यकता बन जाता है। लेकिन हर कार्बन क्रेडिट की गुणवत्ता
एक जैसी नहीं होती। आज दुनिया में सबसे अधिक मांग हाई इंटीग्रिटी कार्बन क्रेडिट्स की है, यानी ऐसी क्रेडिट जो वास्तव में कार्बन कम कर रहे हो, जिनकी वैज्ञानिक जांच हुई हो और जिन पर पूरी दुनिया भरोसा कर सके। और यही कारण है कि नेपाल जैसे देशों के फॉरेस्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन आज पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। क्या नेपाल वास्तव में कार्बन क्रेडिट से अरबों डॉलर कमा सकता है? आइए इस बात को भी हम ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो कार्बन क्रेडिट्स के बाद हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रहा है इस पर हमने चर्चा की, ग्लोबल वार्मिंग की बात की, क्योटो प्रोटोकॉल से पेरिस एग्रीमेंट तक का हमने सफर किया, नेट जीरो के बारे में बात किया, कार्बन मार्केट कैसे काम करता है इसके ऊपर भी बात किया, और अब हम चर्चा कर रहे हैं नेपाल का ग्रीन गोल्ड, यानी कि नेपाल वास्तव में कार्बन क्रेडिट से अरबों डॉलर कैसे कमा सकता है। साथियों, ये नेपाल के लिए ग्रीन अपॉर्चुनिटी है और इस पूरा का पूरा जो वीडियो है, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग। साथियों, सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया कार्बन एमिशन कम करने की कोशिश कर रही है तो नेपाल इतना खास क्यों बन गया? कारण बहुत सरल है कि नेपाल दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां कार्बन एमिशन बहुत कम होता है। यानी जिस कार्बन को दुनिया आज हम कम करना चाहती है, नेपाल उसे पहले से काफी हद तक कम रखा हुआ है। लेकिन सिर्फ कम एमिशन ही नेपाल की ताकत नहीं है, उसके पास ऐसी प्राकृतिक संपत्तियां हैं जिनकी मांग आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ सकती है। सबसे पहले हम नेपाल के फॉरेस्ट कवर को समझते हैं। तो देश के लगभग 46% हिस्से नेपाल में जो है वो जंगल है। ये जंगल हर साल वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, उसे अपने भीतर सुरक्षित रखते हैं। यानी नेपाल के फॉरेस्ट सिर्फ पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि भविष्य के कार्बन मार्केट में एक बड़ी आर्थिक संपत्ति भी बन सकते हैं। नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी जो ताकत है वो है उसका हाइड्रो पावर। नेपाल में लगभग 83,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता जो है, अनुमान है इसका। अगर इस क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए तो फॉसिल फ्यूल्स आधारित बिजली की आवश्यकता काफी कम हो सकती है। और यही कारण है कि नेपाल की बिजली व्यवस्था लगभग पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित मानी जाती है। तीसरी जो सबसे बड़ी ताकत है वह है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री मॉडल। यानी नेपाल में लाखों लोग स्थानीय समुदायों के माध्यम से जंगलों की सुरक्षा और प्रबंधन करते हैं। दुनिया इसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक सफल मॉडल मानती है। इसके अलावा नेपाल में भारी उद्योग अपेक्षाकृत काफी कम है, प्रदूषण कम है और लोगों की जीवन शैली भी कई विकसित देशों के तुलना में कम कार्बन एमिशन वाली है। यानी नेपाल के पास फॉरेस्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है और लो कार्बन इकोनॉमी भी है। और यही कारण है कि नेपाल में जो है वह कार्बन क्रेडिट की चर्चा होती है। नेपाल का नाम तेजी से सामने आने लगा, लेकिन क्या केवल जंगल और नदियां होना ही पर्याप्त है? क्या नेपाल आज ही कार्बन क्रेडिट्स बेचकर अरबों डॉलर कमा सकता है, या इसके रास्ते में कानूनी, तकनीकी या अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां भी हैं? आइए इस बात को भी हम समझते हैं कि नेपाल के कार्बन मार्केट की वास्तविक स्थिति क्या है। साथियों, इतनी बड़ी संभावना होने के बावजूद भी नेपाल अभी भी ग्लोबल कार्बन मार्केट में बहुत पीछे है और यहीं से शुरू होता है असली चुनौती का। सबसे पहली समस्या यह है कि कार्बन ट्रेडिंग रेगुलेशन कैसे किया जाए। नेपाल अभी भी एक मजबूत और स्पष्ट कार्बन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का जो है वह विकसित कर रहा है उसको। दूसरी चुनौती है रजिस्ट्री और वेरिफिकेशन की। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्बन क्रेडिट को प्रमाणित करने की प्रक्रिया अभी बहुत सीमित है। तीसरी समस्या है वो है इन्वेस्टमेंट की कमी। कार्बन प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता होती है, अनुभवी कार्बन डेवलपर्स की कमी है, तकनीकी विशेषज्ञताओं की भी चुनौती। नेपाल को एक और लाभ मिला उसका एलडीसी स्टेटस एक्सटेंशन, जिससे उसे क्लाइमेट फाइनेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कुछ अतिरिक्त अवसर भी मिल सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज नेपाल के कार्बन क्रेडिट से अनुमानित आय लगभग $35 मिलियन के आसपास है और ग्लोबल कार्बन मार्केट में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.02% के करीब मानी जाती है। यानी संभावनाएं बहुत बड़ी है, लेकिन उन्हें वास्तविक आर्थिक सफलता में बदलने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। और यहीं से जियोपॉलिटिकल रेस की शुरुआत जो है वो हो जाती है। जियोपॉलिटिकल रेस की अगर हम बात करते हैं तो जियोपॉलिटिकल रेस का मतलब क्या हो गया कि कार्बन क्रेडिट अब सिर्फ पर्यावरण का विषय नहीं रहा, यह जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल यह है कि नेपाल ने कार्बन रिसोर्स में सबसे अधिक रुचि जो है वो किसकी हो सकती है? क्या चीन की? अगर हम बात चीन की करें साथियों, तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। 2060 तक नेट जीरो का लक्ष्य चीन ने रखा है। ग्रीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है, हाइड्रो पावर, फॉरेस्ट मॉनिटरिंग और कार्बन फाइनेंसिंग में भारी निवेश कर रहा है। दूसरी बात करें अगर भारत की, तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन का उत्सर्जन करने वाला देश है, लेकिन प्रति व्यक्ति एमिशन अभी भी काफी कम। 2070 तक जो है भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है।
इंडियन कार्बन मार्केट, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और नेपाल के साथ हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, अगर भविष्य में कार्बन मार्केट बढ़ता है तो नेपाल के कार्बन क्रेडिट्स भारत के लिए भी रणनीतिक महत्व रख सकते हैं। तीसरा देश है साथियों अमेरिका। यहां सबसे बड़ी मांग सरकार से नहीं बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर से आती है। चाहे हम बात माइक्रोसॉफ्ट की करें, चाहे गूगल की करें, चाहे अमेजन की करें, चाहे एप्पल जैसी कंपनियों की करें, कार्बन ऑफसेट और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में लगातार निवेश किया जा रहा है। इसके बाद अगला जो अगर ग्रुप की बात करें तो वह है यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। अब कार्बन एमिशन को जो है वो व्यापार से जोड़ रहा है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वो काम किया जा रहा है, जिसमें स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम और ग्लोबल सप्लाई चेन के नियम बदले जा रहे हैं। यानी कार्बन अब केवल पर्यावरण नहीं बल्कि व्यापार, निवेश और कूटनीति का भी विषय बन चुका है। साथियों, हमें हम समझना है ग्रीन जियोपॉलिटिक्स क्या है और नेपाल का भविष्य क्या है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा किस चीज पर होगी। क्या ये फिर से तेल के भंडार जो हैं वो फिर से महत्वपूर्ण हो जाएंगे? क्या सैन्य अड्डे यानी कि मिलिट्री बेस के लिए देशों के बीच संघर्ष होगा, या फिर जंगल, कार्बन क्रेडिट और ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर दुनिया की नई राजनीति खड़ी होगी? और यहीं से शुरुआत हो रहा है ग्रीन जियोपॉलिटिक्स का, यानी कि ऐसी वैश्विक राजनीति का जहां शक्ति का आधार केवल सेना या तेल नहीं बल्कि जंगल, स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन क्रेडिट और जलवायु वित्त यानी कि क्लाइमेट फिनांस भी होंगे। नेपाल के सामने आज तीन बड़े विकल्प मौजूद हैं। पहला, भारत नेपाल ग्रीन साझेदारी का। यदि भारत और नेपाल मिलकर वन संरक्षण, जल विद्युत, कार्बन बाजार और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर काम करे तो दोनों देशों को आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ मिल सकता है। दूसरा, चीन के ग्रीन निवेश का बढ़ता हुआ प्रभाव। चीन पहले से ही नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचों पर जो है साथियों, ऊर्जा और क्षेत्र में जो है वो बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है। यदि भविष्य में कार्बन परियोजनाओं और हरित निवेश में उसकी भूमिका बढ़ती है तो नेपाल की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। तीसरा है बैलेंस स्ट्रेटजी यानी कि संतुलित रणनीति, और ये सबसे व्यवहारिक विकल्प माना जाता है। इसमें नेपाल किसी एक देश के ऊपर निर्भर हुए बिना भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ या अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर कार्बन अर्थव्यवस्था को विकसित कर सकता है। लेकिन जितने बड़े अवसर हैं उतनी बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ा खतरा है कार्बन कॉलोनियलिज्म का, यानी कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी कंपनियां या विकसित देश नेपाल के प्राकृतिक संसाधन और कार्बन संपदा पर अधिक नियंत्रण स्थापित कर ले। दूसरी चुनौती है वो है ग्रीन वॉशिंग, जहां पर्यावरण संरक्षण के नाम पर केवल दिखावा किया जाए जबकि वास्तविक लाभ प्रकृति को ना मिले। तीसरा है वो है फेक कार्बन क्रेडिट्स, जिसे पूरे कार्बन बाजार की विश्वसनीयता पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लग सकता है। और इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय समुदायों के अधिकार सुरक्षित रहे, वनों पर निर्भर लोगों को उचित लाभ मिले, राजस्व का न्याय संगत बंटवारा हो और यह पूरा प्रक्रिया जो है वो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी हो। यदि नेपाल इन चुनौतियों का समाधान प्रभावी नीतियों और मजबूत संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से कर लेता है तो उसके सामने संभावनाओं का एक नया युग खुल सकता है। कार्बन अर्थव्यवस्था नेपाल में अरबों डॉलर का निवेश आकर्षित कर सकती है, हजारों नए रोजगार पैदा हो सकते हैं, वन आधारित अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल सकती है, जल विद्युत परियोजनाओं का विस्तार तेज हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट फाइनेंस नेपाल की ओर आकर्षित हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, नेपाल केवल हिमालय का देश नहीं रहेगा बल्कि दक्षिण एशिया के ग्रीन इकोनॉमी का एक प्रमुख केंद्र बनकर दुनिया के सामने उभर सकता है। तो साथियों, कार्बन क्रेडिट हवा बेचने का कारोबार नहीं है, यह क्लाइमेट चेंज से लड़ने का और आर्थिक विकास को एक साथ आगे बढ़ाने का एक नया वैश्विक मॉडल है। आज दुनिया नेट जीरो की ओर बढ़ रही है। सरकारें, कंपनियां और निवेशक एक ऐसे देश को तलाश कर रही है जो कार्बन एमिशन कम कर सके या प्रकृति के माध्यम से कार्बन को जो है वो अवशोषित कर सके। यही नेपाल के पास एक ऐतिहासिक अवसर है। घने जंगल, विशाल हाइड्रो पावर क्षमता, लो कार्बन इकोनॉमी, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और प्राकृतिक संसाधन नेपाल को साउथ एशिया के ग्रीन इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना सकता है। लेकिन सिर्फ संसाधन होना ही पर्याप्त नहीं है। सही नीति, पारदर्शी कार्बन मार्केट, मजबूत वेरिफिकेशन सिस्टम, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और राष्ट्रीय हित की रक्षा यही तय करेंगे कि कार्बन क्रेडिट्स नेपाल के लिए वरदान बनेंगे या एक खोया हुआ अवसर। शायद आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा सिर्फ ऑयल फील्ड्स या गैस पाइपलाइन नहीं या रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए नहीं होगी बल्कि फॉरेस्ट, कार्बन प्रोजेक्ट्स, क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए भी होगी। और उस नई ग्रीन जियोपॉलिटिक्स में नेपाल कहां खड़ा होगा यह फैसला भविष्य नहीं, आज लिए जा रहे निर्णय करेंगे। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि नेपाल भविष्य में साउथ एशिया का ग्रीन पावर बन सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।